हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि एग्जामिनेशन है क्या, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कब कब आप एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, क्या पॉसिबल चैलेंजेस होंगे, क्या पॉसिबल मटेरियल्स होंगे जिसको यूज करके आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो सबसे पहले जानेंगे कि यूजीसी नेट का एग्जाम क्या है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं इस एग्जाम को लेके, तो मैं आज की वीडियो में हर एक पॉइंट क्लियर कर दूंगी। सो बेसिकली व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सो इसका फुल फॉर्म बहुत ही सिंपल सा है, इसे हम कहते हैं यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो जो यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जामिनेशन है वो यूजीसी यूजुअली कंडक्ट कराती है, बट ये जो यूजीसी है वो एनटीए के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराती है, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये आपकी एग्जामिनेशन बॉडी है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ये एक नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब इस एलिजिबिलिटी से क्या करते हो आप, या तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो या फिर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो आप क्लियर कर लेते हो। ठीक है, और अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हो, सो जेआरएफ का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो आपको फेलोशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, ये एग्जामिनेशन आप क्लियर करके मिनिमम एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। इस एग्जाम को क्लियर करके आप पीएचडी एंट्रेंस के लिए अपना रास्ता साफ कर रहे हो। और अगर आपको जेआरएफ क्लियर हो रहा है, अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो रहा है तो आपको पीएचडी करने के लिए फेलोशिप गवर्नमेंट के साइड से मिलेगी। तो इस एग्जाम के बारे में क्लियर हो गया। अब इसको कंडक्ट कौन करता है, इसको कंडक्ट करती है एनटीए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार ही होता है। तो हम इसको जून साइकिल या दिसंबर साइकिल बोलते हैं। सो जून साइकिल या दिसंबर साइकिल। अब जून या दिसंबर कहने का मतलब ये नहीं कि जून मंथ में हो ही जाएगा या दिसंबर मंथ में हो ही जाएगा, कुछ मंथ आगे पीछे होता रहता है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन इस मंथ के आगे या पीछे हो रही है। ठीक है, सो अभी तक ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। ठीक है, कि व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, इट इज कंडक्टेड बाय एनटीए, एक साल में 2 बार ये पेपर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, एग्जाम की एलिजिबिलिटी, कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, सो इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर करी होनी चाहिए। मिनिमम 55% आपके एग्रीगेट बनने चाहिए आपके मास्टर्स के एग्जामिनेशन में। इसके अलावा 50% रिलैक्सेशन है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। तो 55 से लेके 50% आपके मास्टर्स की डिग्री में एग्रीगेट परसेंटेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आप एलिजिबल होते हो। इसके अलावा जो आपका फाइनल ईयर है पोस्ट ग्रेजुएशन के, मतलब आपके मास्टर्स में या पीजी के फाइनल ईयर, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड सेम या फिर फोर्थ सेम में आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, मुझे इधर लिखना चाहिए, थर्ड सेम और फोर्थ सेम में आप एलिजिबल होते हो, अपने पीजी के थर्ड फोर्थ सेम में आप एलिजिबल हो जाते हो, तो गिव दिस एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। ठीक है, एज लिमिट क्या है, अगर आप जेआरएफ के लिए एस्पायर कर रहे हो तो आप 30 ईयर्स के होने चाहिए। ठीक है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन ऑफ कोर्स दिए गए हैं, लेकिन जो मिनिमम एज है वो 30 साल की है। 30 साल के पहले आपको जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको फेलोशिप चाहिए पीएचडी करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो नेट की एलिजिबिलिटी है वो लाइफ टाइम होती है, मतलब आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करके नेट क्लियर लाइफ टाइम रहने वाले हो। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपने क्लियर कर ली है। तो जेआरएफ के लिए एज का क्राइटेरिया है, नेट के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी समझ में आ गई। आपको पीजी होना जरूरी, मतलब मास्टर्स आपके पास होना जरूरी है, जिसमें एग्रीगेट 55 से 50% होना चाहिए। जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं, फाइनल ईयर पीजी के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। एज लिमिट जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इसका। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होता है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, सीबीटी मोड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप अपना एडमिट कार्ड लेके आपके अलॉटेड एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हो। जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हो आपको एक कंप्यूटर असाइन कर दिया जाता है। आप उस कंप्यूटर में जाके बैठते हो, लॉग इन करते हो एंड आपका जो एग्जाम है वो शुरू होता है। 3 घंटे के बाद वो एग्जाम अपने आप सबमिट हो जाता है, मतलब आपको कंप्यूटर में बैठ के वो एग्जामिनेशन देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि अगर हमें कोई
कैलकुलेशन करनी पड़ी तो आप कैसे करोगे? तो एग्जाम सेंटर में आपको एक रफ शीट दी जाती है और एक डॉट पेन, बॉल पेन दी जाती है जिसको आप यूज कर सकते हो। आप पेन खुद से भी लेके जा सकते हो, अगर आपके पास पेन नहीं है तो आपको एग्जाम सेंटर से भी पेन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो एक रफ शीट आपको मिलती है, एक पेन आपको मिलता है जिससे कि आप पॉसिबल कैलकुलेशंस कर लो, ठीक है। अब ये जो एग्जामिनेशन है ऑनलाइन से कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम घर बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, कंप्यूटर में एग्जामिनेशन देना है, पर अपने एग्जाम सेंटर में जाकर, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेपर्स क्या है? 2 सेक्शन है, पेपर 1 पेपर 2। पहले जब बहुत पहले की बात है 2018 के आसपास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया और ये दोनों पेपर को मर्ज कर दिया गया। उसके पहले तक क्या होता था, पेपर 1 अलग से होता था, पेपर 2 अलग से होता था, मतलब बीच में एक गैप होता था 15-20 मिनट का। सो कुछ देर के लिए पेपर 1 आपको देते थे, मतलब फर्स्ट पेपर आपका पेपर 1 होता था, आपको बीच में गैप मिलता था, आप पानी वानी पी लो, लंच वंच कर लो, उसके बाद सेकंड पेपर शुरू होता था। बट अब क्या हो गया, 3 घंटे का इकट्ठे पेपर होता है, चाहे आप कितना टाइम भी पेपर 1 में लगाओ या कितना टाइम भी पेपर 2 में लगाओ। इस वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम मिलता था कि 1 घंटे पेपर 1 को मिल गए, 2 घंटे पेपर 2 को मिल गए, तो ऐसे में बच्चों को रिस्ट्रिक्टेड टाइम मिल रहे थे। बट अब क्या है, 3 घंटे मर्ज कर दिया गया। तो कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पेपर 1 सॉल्व करने में ही बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं और 100 क्वेश्चंस आपको पेपर 2 के सॉल्व करने होते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस आपको करना रहता है। बट कभी कभी स्टूडेंट जो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनका बहुत बुरी तरीके से टाइम इसमें निकल जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेपर्स की हम बात करते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 कॉमन होता है, जितने भी बच्चे यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन सभी के लिए पेपर 1 का सिलेबस कॉमन है, पेपर 1 कॉमन है, ठीक है। सो पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। अभी हम डिटेल में सिलेबस भी डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर 1 में क्या है, एंड ये पूरा का पूरा कॉमन होता है हर एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। पेपर 2 क्या होता है, पेपर 2 होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उस सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फोरेंसिक साइंस, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनोलॉजी। तो 100 क्वेश्चन, देखो पेपर 1 से आते हैं 50 क्वेश्चन, पेपर 2 से आते हैं 100 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 150 क्वेश्चन हुए, और हर एक क्वेश्चन के पीछे होते हैं 2 मार्क्स, मतलब 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। ड्यूरेशन आपको कितना टाइम मिलता है, 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है सिंगल सेशन में। मैंने बताया पहले 2 सेशंस होते थे, पर 2018 के बाद से आप सिंगल सेशन हटा दिया, अब सिंगल सेशन कर दिया गया, पहले 2 सेशंस होते थे, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, जैसे कि मैंने बताया टोटल क्वेश्चंस होते हैं 150, जिसमें से पेपर 1 होता है 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 होते हैं 100 क्वेश्चंस की। मार्किंग स्कीम भी मैंने बता दी है, 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं। किसी भी तरीके की लकीली अभी तक नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं है, तो आप दिल खोल के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सिलेबस की, कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है। सो पेपर 2 में फोरेंसिक साइंस डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ फोरेंसिक साइंस एजुकेटर। सो फोरेंसिक साइंस क्रिमिनोलॉजी भी डिस्कस कर सकते थे, तो किसी दूसरी वीडियो में जो क्रिमिनोलॉजी के ऊपर होगी उसमें हम क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो पेपर 1 का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहली जो यूनिट है, देखो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 10-10 यूनिट है, ठीक है। सो 10 यूनिट्स है पेपर 1 की, 10 यूनिट्स है पेपर 2 की, ठीक है। इतने तो यूनिट्स हैं। अब इन यूनिट्स में टॉपिक्स, सब टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका यूनिट 1 है, इसमें टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। इसके अलावा मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवोल्यूशन सिस्टम। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स यूनिट 1 में आते हैं। अब आपको ये सिलेबस देख के ना बहुत ज़्यादा छोटा सा लग रहा होगा, बट जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगेगा। इस वजह से आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। यूनिट 2 में आपका है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड भी बहुत छोटा सा लग रहा है, बट इतना छोटा है नहीं, काफ़ी वास्ट है ये टॉपिक, ठीक है। तो रिसर्च के बारे में आप पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट अप्रोचेस टुवर्ड रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, थीसिस राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एक्सेट्रा, रिसर्च एथिक्स, इन सब के बारे में आप रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ते हो। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज देंगे, पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको पैसेज को देख के सॉल्व करने हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया इन सोसाइटी एक्सेट्रा। अब ये भी सिर्फ 2-3 टॉपिक ही दिख रहे हैं, बट इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट आपका ये टॉपिक नहीं है, काफी वास्ट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग
एंड एप्टीट्यूड बहुत सारे बच्चों को सिर्फ यही फियर होता है, बाकी सारे के सारे यूनिट तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पे बच्चों को स्ट्रेस आता है, ठीक है। बट इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, माइंडफुली प्रिपरेशन करोगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो जरूरी नहीं कि आपको इस यूनिट से, यूजुअली 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से पॉसिबल होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है आप एम करो 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन इजी आएंगे, 3 क्वेश्चन हार्ड आएंगे, या 3 क्वेश्चन इजी आएंगे, 2 क्वेश्चन हार्ड आएंगे। तो फोकस करो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल कोई चीज है तो वो आपसे ना भी बने, बट जो सिंपल चीजें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो तो आप सॉल्व कर सको, ठीक है। सो मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, डिफरेंट रीजनिंग आते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन सारी चीजों से रिलेटेड एमसीक्यू आपके यहाँ से आएंगे। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी काफी फेयरफुल रहता है स्टूडेंट्स पे, बट वही है, माइंडफुली प्रिपेयर करोगे तो ये भी बनेगा, जरूर बनेगा। प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट से रिपीट होते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, जैसे एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। सो लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन भी अगेन फेयरफुल, बट यू कैन मैनेज इट। सो 3 यूनिट ऐसे हैं 10 यूनिट में से जो कि स्टूडेंट्स को काफी फेयरफुल लगते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल लगते हैं। बट सबसे पहले आप इन टॉपिक को ही पढ़ के फिनिश कर लो ताकि आपका बढ़िया कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, फिर बाकी टॉपिक्स आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। फिर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यू इन्वेंशंस है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें भी कई सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो रिसेंट में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। अगर कोई पॉलिसी है जो लोगों के लिए बनाई गई है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कोई इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है, नया नया आया है, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर 1 में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेसिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आता है हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोट है, 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक कैरीज 2 मार्क्स आर टू बी सेंड फ्रॉम ईच मॉड्यूल। मतलब हर एक यूनिट से एक्सपेक्टेड है कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो वो सारे के सारे टॉपिक्स जो आपको इजी लगते हैं उनको तो कंप्लीट करके किल कर दो, ताकि उनके 5 क्वेश्चन आप 100% करेक्ट कर पाओ। फिर बच जाते हैं 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को डराते हैं। तो फिर अगर 15 क्वेश्चन पे अगर आपको 10 क्वेश्चन और कर लोगे आप, तो आराम से JRF हो जाएगा आपका क्लियर, अगर पेपर 2 सॉर्टेड है तो, ठीक है। सो ये आपके पेपर 1 का सिलेबस हुआ। अब हम बात करेंगे पेपर 2, हम बात करेंगे पेपर 2 फोरेंसिक साइंस की। सो पेपर 2 फोरेंसिक साइंस में यूनिट 1 में आपका जनरल फोरेंसिक साइंस है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे के सारे जो टॉपिक नेम्स है मेंशन करे हुए, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। फोरेंसिक साइंस, फिजिकल एविडेंस, क्राइम सीन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फंडामेंटल राइट्स, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट इन फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन। सो यूनिट 1, पेपर 2 यूनिट 1 में ये सारी चीजें हैं। यूनिट 2 में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एक्सरे बेस्ड टेक्निक्स, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, हाइफेनेटेड टेक्निक्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनोसे, ये सारी चीजें आपके यूनिट 2 में आएंगी। यूनिट 3 में क्या है आपका, बेसिकली जो बायोलॉजिकल एरिया है, जो बायोलॉजी सीरोलॉजी का पोर्शन होता है फोरेंसिक्स में, वो है यूनिट 3 में। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड स्टेन का आइडेंटिफिकेशन, स्पीशीज ओरिजिन, इसके अलावा ब्लड ग्रुप सिस्टम, टेक्निक्स ऑफ ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन ब्लड स्टेन से, इसके अलावा डिफरेंट बायोलॉजिकल फ्लूइड का एग्जामिनेशन, पैटर्निटी टेस्टिंग, डीएनए से रिलेटेड एमसीक्यूज, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक से रिलेटेड एमसीक्यूज यूनिट 3 में होने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 4। यूनिट 4 फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री का एरिया है। सो इसमें इथाइल अल्कोहल एनालिसिस, अल्कोहल एनालिसिस, इलिसिट लिकर्स, केमिकल्स एंड ट्रैप केसेस, मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल एग्जामिनेशंस, प्लांट पॉइजन, मेटालिक पॉइजन, इसके अलावा पॉइजन एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट मेथड्स आपको पढ़ने हैं। ये सारे चैप्टर्स ना बड़े छोटे छोटे यूनिट, छोटे छोटे लग रहे हैं, बट जब आप पढ़ने बैठोगे इट इज वेरी वास्ट। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन पेपर इज वे डीपर देन द सिलेबस गिवन। तो इसको इसी वजह से आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, आपको टॉपिक्स को बहुत डीप में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फायर आर्म से रिलेटेड, बैलिस्टिक से रिलेटेड टॉपिक, जैसे कि फायर आर्म्स, फोरेंसिक एग्जामिनेशन, जीएसआर एग्जामिनेशन, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, इसके अलावा कंट्री मेड फायर आर्म्स, डिफरेंट फायर आर्म्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बैलिस्टिक्स, जैसे कि इंटरनल, एक्सटर्नल, टर्मिनल, टूल मार्क से रिलेटेड एरिया, रेस्टोरेशन ऑफ इरेज्ड
मार्किंग्स ऑन डिफरेंट सर्फेसेस, ये इस टॉपिक में इस यूनिट में आएगा। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 6 जिसमें फायर, आर्सन, एक्सप्लोजिव, बॉम्ब इन्वेस्टिगेशन, फोटोग्राफी, ये सारी चीजें आती हैं। देन वी हैव यूनिट 7। सो यूनिट 7 में आपके हेयर पोलन, बेसिकली जो फिजिकल एविडेंस है, जो ट्रेस एविडेंस है, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हेयर फाइबर, पोलन डाइटम्स, डस्ट एंड सॉइल, लिक्वर, पेंट, ग्लास, सीमेंट, कंप्यूटर फोरेंसिक्स भी एंड मोबाइल फोन फोरेंसिक्स भी इसी टॉपिक में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वी हैव फोरेंसिक फिंगरप्रिंटिंग या इंप्रेशन एनालिसिस। सो फिंगरप्रिंट्स के बारे में, ट्रैक मार्क्स के बारे में, बायोमेट्रिक सिस्टम्स के बारे में, वॉइस एनालिसिस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 9। यूनिट 9 है आपका क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एंड हैंड राइटिंग। सो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और हैंड राइटिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं और सबको आपको डिटेल में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। देन वी हैव यूनिट 10 जिसमें आपकी फोरेंसिक मेडिसिन एंड फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही आती है। मोड्स एंड मैनर्स ऑफ डेथ, एस्टिमेशन, टाइम एस्टिमेशन सिंस डेथ, इंजरीज के बारे में, ओरिजिन के बारे में, लाइक ह्यूमन ओरिजिन, स्पीशीज ओरिजिन, एज, स्ट्रेचर एक्सेट्रा। तो यूनिट 10 में और क्या है, आइडेंटिफिकेशन थ्रू स्कल, स्कल सुपर इम्पोजिशन, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, ह्यूमन डेंटिशन, ओडोंटोलॉजी टॉपिक्स भी यूनिट 10 में इंक्लूडेड है। तो ये थे आपके टोटल 10 यूनिट्स रिलेटेड टू पेपर 2 फोरेंसिक साइंस, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, पेपर 2 का सिलेबस क्या है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स कब आपको पता चलती हैं, तो जैसे कि मैंने बोला 2 इंपॉर्टेंट साइकिल होते हैं, एक तो जून साइकिल होता है, एक तो दिसंबर साइकिल होता है, ठीक है। सो दोनों साइकिल्स में आपके इंपॉर्टेंट डेट्स आपको नोटिफिकेशन रिलीज करके बताई जाती है। यूजुअली मार्च के बाद कभी भी आपको जून साइकिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सितंबर के बाद कभी भी आपको दिसंबर साइकिल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो एप्लीकेशन विंडो होता है यूजुअली 30 डेज के लिए आपको दिया जाता है कि 30 दिन में आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम के 10 से 15 दिन पहले आते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम डेट है वो भी आपको 10-15 दिन पहले या फिर उस एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको बता दी जाती है कि ये आपका एग्जाम डेट होगा, यही आपका एग्जाम शेड्यूल होगा, ठीक है। सो डिफरेंट शिफ्ट्स में भी पेपर होते हैं, तो आपका शिफ्ट कौन सा है, आपका एग्जाम सेंटर क्या है, ये सारी चीजें आपको पहले बता दी जाती है। जो रिजल्ट है वो एग्जाम के 2 महीने के अंदर अंदर निकल जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। आपको यूजीसी एनटीए की वेबसाइट पे विजिट करना है। इसके बाद आपको रजिस्टर करना होता है खुद को अपने वैलिड ईमेल एड्रेस और फोन के साथ। हमेशा यूज करने वाला ईमेल एड्रेस दें, हमेशा यूज करने वाला फोन नंबर दें। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना होता है। आपको आपके स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, अपना सिग्नेचर अपलोड करना होता है, अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होता है। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फी पे करनी होती है और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उस प्रिंट को डाउनलोड कर लेना होता है। इस तरीके से फी पे करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है, आप रजिस्टर हो जाते हो। प्रिपरेशन टिप्स क्या होने वाले हैं? सो प्रिपरेशन टिप्स या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप बहुत डिटेल में भी बना सकते हो। एक ओवरव्यू में यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको पेपर 1 का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और पेपर 2 का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो अभी हमने डिस्कस करा, आपको सिलेबस याद ही हो जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपको सिलेबस पता होता है, आपका सिलेबस याद हो जाता है समहाउ, तो आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर पाते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये चीज सही नहीं लगती तो इट्स ओके, इट्स फाइन, बट आपको पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस पता होना चाहिए प्रॉपर्ली, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सको, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है क्योंकि पेपर 1 भी पढ़ना है और पेपर 2 भी पढ़ना है। 2 पेपर होने की वजह से दोनों को मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एग्जाम टाइम में भी, जिस टाइम पे आप 3 घंटे बैठ के पेपर दे रहे हो, उसमें भी आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, बहुत टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे ही गलती कर देते हैं। उनको पेपर बन रहा होता है लेकिन उनके पास टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता है कि वो बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। लास्ट में हड़बड़ी में तुक्के मारने से फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं, ऑनलाइन टेस्ट देने हैं। क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देके ये देखना है कि आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, किस तरीके से आप पेपर को हैंडल कर रहे हो। सो ये आप मॉक टेस्ट दोगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं? आप यूजीसी अप्रूव्ड बुक यूज कर सकते हो, मटेरियल्स यूज कर सकते हो, या फिर हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 2 फोरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी के लिए हम डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। सारा का सारा सिलेबस हम कंप्लीट
कराते हैं डीप में, डिटेल में, जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। हमारी क्लास जो है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ऐप पे अवेलेबल है। तो ऐप की लिंक और कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो ये आप डिसाइड करोगे कि आपका कैलिबर क्या है। जब आप कोचिंग के साथ पढ़ते हो तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपको गाइडेंस मिलता है, जिसकी वजह से आप बेटर वे में परफॉर्म कर पाते हो। एट द एंड आपका जो खुद का नॉलेज लेवल है वही काम में आता है, लेकिन उसको बूस्ट अप करती है कोचिंग। तो इस वजह से अगर आप सीरियसली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोचिंग ले लेना बेस्ट आइडिया होता है, ताकि आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्जाम क्लियर कर लो। दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग our course for paper 2 forensic science and criminology. Links are in the description. Do check that out. Okay. कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट ये बात भी है, आपको ये पता होना चाहिए कि चैलेंजेस क्या है। जब आपको ये पता होता है कि आपके दुश्मन क्या है तो आप उनको अच्छे से बीट कर सकते हो। तो सबसे पहला है वास्ट सिलेबस। सिलेबस काफी बड़ा है, वही मैंने बोला, आपको देखने से यूनिट्स छोटे छोटे लग रहे हो सकते हैं, बट ये है काफी डीप। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई सुपरफिशियल पढ़ने से या फिर जितना दिया है उतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको काफी डिटेल में पढ़ाई करनी होगी। तो सिलेबस काफी वास्ट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा अगर यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। तो टाइम प्रेशर एग्जाम के टाइम पे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको मैनेज करना होगा कि टाइम की वजह से प्रेशर बहुत आता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी तो होगी ही, है ना। आपको बैलेंस करना है पेपर 1 और पेपर 2 को। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि अगर एक ही पेपर रहता तो आपको बहुत ज्यादा बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, बट पेपर 1 डिफरेंट है, पेपर 2 डिफरेंट है, तो यहाँ पे उनको बैलेंस क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। मतलब आपको बैलेंस क्रिएट करना ही पड़ेगा एग्जाम क्रैक करने के लिए। सिर्फ पेपर 1 पढ़ के पेपर 2 अगर नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, सिर्फ पेपर 2 पढ़ के पेपर 1 ही पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। दोनों ही पेपर को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये पेपर क्लियर होगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर एक साइकिल में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस को अगर आप ओवरकम कर लेते हो तो आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। या फिर अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट फॉरगेट टू प्रिपेयर वेल, डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस, ठीक है। तो आई गेस हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट to get in touch with us, to subscribe our channel, like this video and join our classes. So see you guys in the next class with another important topic. Till then, take care, bye bye, and thank you so much for watching this video. Bye everyone.